हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं अशोक आप सभी का एक बार मोस्ट वेलकम करते हैं। फैन बंद करो ऊपर वाला। गुड आफ्टरनून, मैं अशोक आप सभी का एक बार फिर से उषा मैथ्स पे मोस्ट वेलकम है। यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के लिए हम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, वे सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लगातार। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, ठीक है, और उसके बाद घातांक और करणी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं। आज की इस क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि परसेंटेज से रिलेटेड किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और हमें परसेंटेज के चैप्टर में किस टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़ के जाना है, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन से आपको ये एक आइडिया लग जाता है कि यूपी ट्रिपल एससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो वो अगर आपको पता चल जाता है कि एग्ज़ाम्स का लेवल क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, तो फिर आपको तैयारी करने में, मॉक टेस्ट देने में थोड़ी सी सुविधा रहती है और आप उसी हिसाब के क्वेश्चंस का सलूशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे परसेंटेज के क्वेश्चन है तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो हल्का फुल्का यहाँ पे लिख देंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, प्रॉपर दिख रहा, आवाज़ आ रही, और जो भी लोग आते जाएंगे कम से कम क्लास को शेयर ज़रूर कर देंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है, पहुंचा जा सके और सभी लोग फ़ायदा ले सकें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए का वेतन बी के वेतन से, कुछ यहाँ पे हम लिख देते हैं, ए का वेतन, ठीक है, बी से 80% अधिक है। ये परछाई आ रही है, 80% अधिक है। एक साल बाद ए का वेतन 20% बढ़ जाता है। ठीक है, एक बात और कह रहे हैं, एक साल बाद ए का वेतन 20% बढ़ जाता है। ठीक है, तथा ए और बी के वेतन का अनुपात, ए और बी के वेतन का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो बी के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई ना, तो आपको बताना क्या है, बी के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है 8%, 8% की क्या हो गई, कमी। दूसरा ऑप्शन है 8% की वृद्धि हो गई। तीसरा ऑप्शन है 0.8% की कमी, और चौथा है 0.8% की वृद्धि। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। तो जो भी लोग देख रहे हैं क्लास, दिख रहा है ना बराबर, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट क्या है कि ए का वेतन बी से 80% अधिक है। तो हम लोगों ने परसेंटेज में क्या सीखा है, 80% का मतलब क्या हो जाएगा, 4/5, है ना। इसका मतलब किसी का वेतन 5 है तो 5 पर 4 ज़्यादा। अब ज़्यादा किसका है ये हमें पता चलेगा स्टेटमेंट से। अगर किसी का वेतन 5 है तो दूसरा क्या होगा, 5 पर 4 ज़्यादा। ठीक है, तो ए का वेतन बी से 80% अधिक है, तो बी से 80% अधिक है, तो 80% अधिक किसका वेतन है, ए का वेतन बी से, तो ए वाला अधिक है, कितना, 5 पर 4 अधिक है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि एक साल बाद ए का वेतन कितना बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है। ठीक है, तो 20% बढ़ने का मतलब है, अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, ए का वेतन कितना बढ़ जाता है एक साल बाद, 20%, तो आप 9 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 1.8 आएगा ना। इसका मतलब एक साल बाद जो ए का वेतन है वो कितना हो जाएगा, 9 + 1.8, तो कितना हो जाएगा, 10.8। ठीक है, उसके बाद फिर हमसे क्या कह रहे हैं कि जो अनुपात है ए और बी का अनुपात कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। इसका मतलब ए और बी का जो अनुपात है वो लास्ट में कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। इसका मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि ए का वेतन 10.8 होता है, लेकिन अनुपात में कितना है, 2।
तो इसका मतलब 2 किसके बराबर हो जाएगा, 10.8 के बराबर हो जाएगा। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 5.4। ठीक है, इसका मतलब 1 किसके बराबर हो गया, 5.4। जब 2:1 के अनुपात में था तो बी वाला 1 के अनुपात में था, तो ये वेतन कितना हो गया है, 5.4 हो गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, बी के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है ना। तो ये आप कैसे पता करेंगे, आप ध्यान से देखिए कि बी का वेतन पहले 5 था, अब कितना हो गया, 5.4 हो गया। तो बढ़ गया कि घट गया, तो जाहिर सी बात है, तो पहले 5 था, अब 5.4 हो गया, तो बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या निकलेगी, प्रतिशत वृद्धि निकलेगी ना। कितना बढ़ गया है, 0.4 बढ़ गया है। कितने से, 5 था, 5.4 हो गया, तो 0.4 बढ़ गया। कितने से, 5 से। जो भी से वाली बात होती है उसे हम हमेशा नीचे रखते हैं, और परसेंटेज में बनाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, तो 20 चौक 80 आ जाएगा, और 8.0। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कोई समस्या दिख रहा ना बराबर, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब इस सवाल का ऑप्शन क्या हो गया, बी, 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह के सवाल आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि एक घर के आंतरिक हिस्से पे किया गया खर्च इसके मूल्य का 40% है। अगर आंतरिक हिस्से पर 16 लाख रुपए की लागत आती है तो घर की कीमत। यहाँ पे आपको हिंट के लिए हम लिखते हैं क्वेश्चन, आंतरिक हिस्से पर, ठीक है, आंतरिक हिस्से पर किया गया खर्च, ठीक, इसके मूल्य का 40% है। मतलब जितना मकान का मूल्य है वो इंटीरियर में कितना खर्च किया गया, 40% है। अगर आंतरिक हिस्से पे 16 लाख रुपए खर्च हो, अगर आंतरिक हिस्से पर 16 लाख रुपए खर्च हो तो घर की कीमत क्या है। तो घर की कीमत क्या है, ठीक है। ऑप्शन है इसके पास 35 लाख, दूसरा ऑप्शन है 40 लाख, तीसरा ऑप्शन है 45 लाख और चौथा ऑप्शन है 50 लाख। और ये क्वेश्चन पूछा गया था नलकूप चालक का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 उसमें, ठीक है। अब देखिए आपको इसमें क्या बताना है, आंतरिक हिस्से पर खर्च, ठीक है, जो दिया गया इसके कुल मूल्य का 40% है। देखिए कुल मूल्य का 40% है, सिर्फ कौन सा खर्च, आंतरिक हिस्से का खर्च, और आंतरिक हिस्से पे खर्च भी दिया गया आपको 16 लाख। तो 40% ही किसके बराबर हो जाएगा, 16 लाख के बराबर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से 1% निकाल लीजिए, 1% किसके बराबर होगा, तो ये 16 लाख बटे में क्या हो जाएगा, 40, ठीक है। आपसे पूछा क्या जा रहा था और आपको बताना क्या है कि घर की कुल कीमत कितनी है। तो अगर ये 40% था 16 लाख के बराबर, 1% आपने निकाल लिया, इसका मतलब पूरा आपको 100% निकालना था। तो क्या हो जाएगा, 16 लाख बटे 40 और गुणे में क्या हो जाएगा, 100। तो 0 से 0 कट गया। अब इसको 2 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। अब इसको 2 से काट लो, कितना आ जाएगा, 8। तो 8 पंच 40। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 40 लाख। इसका मतलब उस मकान की कीमत कितनी है, उस मकान की कीमत है 40 लाख। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। परसेंटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप ये मान के चलिए जो भी 5 नंबर का प्रारंभिक गणित का पोर्शन है उसमें इसके क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम लोग बात करें, किसी संख्या में 8% जोड़ने पर, किसी संख्या में 8% जोड़ने, ठीक है, और
3% घटाने पर 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 407 है। तो मूल संख्या बताइए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि पहले ऑप्शन में 3700 दिया है, दूसरे ऑप्शन में 3400 है, तीसरा ऑप्शन 3500 है और चौथा ऑप्शन क्या है? 3600। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं ना। एक कौन सा तरीका है? एक तरीका तो है कि बेसिक आप एक्स मान के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो आपसे बोलता जा रहा है उस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को हम लोग आसान कैसे बना सकते हैं और शॉर्टकट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जो परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो सबसे पहला परसेंटेज दिया रहता है क्वेश्चन में, उसे हम क्या बनाते हैं? भिन्न। आप इसे भिन्न बनाओगे तो कितना आ जाएगा? 8% का मतलब होगा 8/100। तो 8/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/25। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं? 8% जोड़ने पर। ठीक है, अगर आप 8% जोड़ोगे तो इसका मतलब अगर मूल संख्या 25 है, उसका 8% निकालोगे तो 2 हो जाएगा। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी? 27 हो जाएगी, है ना। 25 में 2 जोड़ने पर, क्योंकि 8% जोड़ा जा रहा है तो कितना हो गया? 27। और 3 घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर। ठीक है, और 3% घटाने पर, 3% आप किसका घटाएंगे? उसी संख्या का। तो आप 25 का अगर 3% निकालेंगे तो 25 3 75, कितना हो जाएगा? 0.75। ठीक है, तो 0.75। तो घटाने पर अगर 25 है उसका 3% निकालेंगे 0.75, अगर घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? आपके पास बचेगा 24.25। सवाल समझेंगे यहाँ पे ध्यान से। क्या कह रहे हैं? किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर। इसका मतलब अगर जोड़ने पे 27 आ रहा था, घटाने पे कितना आ रहा है? 24.5। ठीक है, तो इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। ठीक है, तो इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 407 के बराबर है। तो हम यहाँ से अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 3 27 होता है, तो 2.75 किसके बराबर है? 407 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 407/2.75, है ना। और हमें निकालना क्या है? नीचे वाली संख्या। हमेशा जब भी हम भिन्न लिखेंगे तो ये संख्या किसके बराबर होती है? मूल संख्या के बराबर। तो हमें क्या निकालना है? 25। तो 25 किसके बराबर हो जाएगा? 407 बटे में क्या हो जाएगा? 2.75 और गुणे में क्या आ गया? 25। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर क्या बढ़ जाएंगे? 2 0। ठीक है, अब इसे आप करिए 25 से। 25 से कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर तो 100 आ जाएगा, नीचे कितना होगा? 25 एकन्नम 25 और 2 बचेगा, फिर 25 एकन्नम 25। अब देखिए ये 11 से 407 कट जाएगा क्या? 11 3 33 और 7 बच जाएगा, 11 7 77। इसका मतलब वह संख्या कौन सी हो जाएगी? 3700। तो इस सवाल का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कोई पढ़ने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि सवाल में क्या किया गया है। देखिए, अगर थोड़ा सा परसेंटेज का अगर बेसिक हम लोग देखेंगे तो जो भी परसेंटेज लिखा है, जैसे मान लीजिए 8% लिखा है, तो 8% का मतलब क्या आया? 2/25। तो हमेशा नीचे वाली संख्या को हम मूल संख्या मान के काम अपना शुरू करेंगे। मूल संख्या 25 हो गई। क्या कह रहे हैं कि 8% जोड़ने पर, तो 25 का 8% कितना होगा? 2। अगर पहले संख्या 25 रही होगी, 2 जो 8% जोड़ने के बाद कितना हो जाएगी? 27। और 3% घटाने से, तो 25 का ही हम क्या निकालेंगे? 3%। 25 का 3% निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.75। ठीक है, अगर अब घटाने की बात करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 24.25। यही लिखा, 3% घटाने से और जोड़ने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर।
कितना है 407। इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना है 407, दोनों का अंतर 2.75 है। यही किसके बराबर 407 के बराबर, तो एक किसके बराबर हो जाएगा 407.25 और मूल संख्या क्या है 25, तो एक अगर इसके बराबर है तो 25 निकालना गुणे 25 और कैलकुलेशन किया तो आंसर कितना आ गया 3700। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा 3700। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यदि कोई संख्या 10% बढ़ा देने से 242 हो जाती, क्या लिखा है 10% बढ़ाने से कितना हो जाती है 242, 10% बढ़ाने से कितना हो जाती है 242 हो जाती है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा मूल संख्या ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती परीक्षा में। अब देखिए जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आएगा तो 10% का मतलब क्या होगा 1/10, बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो 10 पर 1 बढ़ जाएगा, इसका मतलब पहले संख्या 10 रही होगी, बाद में कितने हो जाएगी 11। ठीक, यही तो कह रहे हैं कि बढ़ाने से 242 हो जाता है, तो पहले 10 था, जब 10% बढ़ गया 11, यही 11 किसके बराबर हो गया 242 के, तो एक किसके बराबर हो जाएगा 242/11, तो कितना आ गया 11 दूनी 22, 2 बच गया 11 दूनी 22। आपको बताना है कि मूल संख्या, हमने बताया जो भी भिन्न में नीचे लिखा रहेगा हमेशा वो मूल संख्या को दर्शाएगा। अगर एक आपका 22 के बराबर है तो 10 किसके बराबर हो जाएगा 22 गुणे 10, तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा 220। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, परसेंटेज के टॉपिक के जो भी लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, लेकिन आपको फिर भी अच्छे से प्रैक्टिस करके ही जाना है। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, इसके ऑप्शन है 16, 15, 18 और 20। और एक किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव परीक्षा 2015। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। ठीक है, यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आपके पास जो भी परसेंटेज आएगा, सबसे आसान तरीका क्या, परसेंटेज को हम क्या बनाएंगे भिन्न, है ना। तो 20% को क्या लिखा जाएगा 1/5। 20% का मतलब क्या हो गया 1/5 हो गया। ठीक है, इसका मतलब 20% दो संख्याओं का अंतर, तो 5 पर 1 का अंतर, तो अगर कोई संख्या 5 रही होगी तो दूसरी संख्या क्या रही होगी 4 रही होगी ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है यदि छोटी संख्या 12 है तो 4 किसके बराबर हो गया 12 के, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 3 के। आपसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 5 किसके बराबर हो जाएगा 5 गुणे 3, तो हमारे सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इस सवाल को x मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करें हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है। जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है
60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 प्राप्त होता है। ठीक है, वह कौन सी संख्या है? तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? 120 है, 150 है और 180 है और 200 है। अब देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास तो आपको क्या करना है, जब एक संख्या के, अब देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इन सवालों को आप मेथड से सॉल्व करना चाहो तो कैसे करो, जब एक संख्या के 60%, तो हम मान लेते हैं कि हमें संख्या नहीं पता है, हम इस क्वेश्चन को x मान के कर लेते, फिर आपको दूसरे तरीके से ही बताते हैं। ठीक है, माना संख्या कितनी हो गई? x हो गई। 60%, तो x का 60% क्या हो जाएगा? 60/100 से 60 घटाया जाता है तो परिणाम कितना प्राप्त होता है? 60। इसी लाइन को आपको सॉल्व कर लेना है और आपको आंसर मिल जाएगा। अगर हम शॉर्टकट तरीके की बात करें तो जो भी परसेंटेज दिया है, जैसे 60% दिया है तो 60% की भिन्न क्या हो जाएगी? 3/5, है ना। 60% से घटाया जाता है, इसका मतलब घटाने की बात क्या हो गई? अगर कोई संख्या 5 है उसका 60% घटा दोगे, ठीक है, 60%, तो 5 का 60% कितना हो जाएगा? 3। ठीक, अगर 3, यही 3 किसके बराबर? एक चीज़ यहाँ पे समझेंगे, 60% से 60 घटाया जाए तो 60 मिलता है। अगर 60% में ये 60 ना घटाया जाए तो हमें कितना मिलना चाहिए? 120 मिलना चाहिए। बात तो यही है। या तो आपसे ये कह रहे हैं कि 60% से 60 क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए तो 60 मिलता है। अगर ये घटाने की बात आपसे ना कही जाए या 60% अभी ना घटाया जाए तो आपको कितना मिलना चाहिए? 120। इसका मतलब 5 का 60% कितना होगा? 3, है ना। यही 3 किसके बराबर होगा? 120 के बराबर होगा। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 40 के बराबर होगा। हमेशा नीचे वाली संख्या किसको दर्शाती है? मूल संख्या को दर्शाती है। तो मूल संख्या कितनी है? 5। तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? 40 × 5। तो आपके सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 200, है ना। तो इन सवालों को हम इस तरीके से बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए होंगे हमने क्या किया। 60% का मतलब सबसे पहला काम क्या करेंगे? भिन्न में लिखेंगे तो 3/5 हो गया। अगर मूल संख्या 5 है तो 5 का 60% कितना होगा? 5 का 60% होगा 3। ठीक है, लिखा है 60% से 60 घटाया जाता है तो 60 मिलता है। हम कह रहे हैं कि ये वाला 60 हम नहीं घटा रहे हैं, तो यहाँ पे जो 60 नहीं घटा रहे थे तो यहाँ अगर पहले 60 मिलता था, अब 60 नहीं घटा रहे हैं तो कितना मिलेगा? 120 मिल रहा ना। इसका मतलब क्या हो गया? 3 किसके बराबर हो गया? 120 के। तो 1 किसके बराबर हो गया? 40 के। और मूल संख्या 5 है तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? 200 के। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, यस। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? किसी संख्या का 60% का 35% या 10.5। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी संख्या का 60%, हमने मान लिया संख्या x है। 60% का मतलब 60/100। 60% का 35% तो 35/100 बराबर किसके? 10.5। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान है। आप यहाँ से दशमलव हटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 35 × 105, 3 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 10 धाम में 100 हो गया और 10 दूनी 20 हो गया और 2 से कितना हो जाएगा? 50। तो आपके पास वह संख्या कौन सी हो जाएगी? x बराबर के आगे 50। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं लास्ट ईयर में। देखिए अगला क्वेश्चन इससे भी आसान है। क्या कह रहे हैं? 50 मीटर का 30% कितना है? 50 मीटर का 30% कितना है ना। तो 50 मीटर का 30% निकालना है तो इसका मतलब 50 का 30 निकालना है तो 50 × 30/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 50 मीटर का 30% कितना हो जाएगा आपके पास? 15 मीटर। ठीक, तो ये भी एक आसान सा सवाल था। एक और आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन हम आपको
लिख देते हैं। जैसे क्या लिखा है, 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर है। ठीक है, अब ये देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, का मतलब गुणा होगा तो हमें क्या करना है, 50 गुणे 860 बटे में क्या होगा 100, 0 से 0, ये भी 0 से 0 कट जाए, कितना हो गया 6 पंचे 30 और 8 पंच 40, 3 43। ठीक, और यहाँ पे 860 का 50%, प्रतिशत का मतलब 1/100, 0 से 0, 5 दूनी 10 और एक काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 3 430। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 860। इसका मतलब इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 860। तो ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, अगले सवाल में अगर हम बात करें, अमीन परीक्षा में पूछा गया है, फतेहपुर और बांदा का साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 52 और 46 है। क्या लिखा है, फतेहपुर और बांदा का साक्षरता प्रतिशत कितना है, क्रमशः 52% और 46% है। ठीक है, इसके बाद क्या करें, दोनों जिलों का सम्मिलित साक्षरता प्रतिशत क्या होगा, दोनों जिलों का सम्मिलित साक्षरता प्रतिशत क्या होगा, सम्मिलित साक्षरता प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि दोनों जिलों का सम्मिलित साक्षरता प्रतिशत, आप सम्मिलित को ये लिख लीजिए कि दोनों जिलों का औसत साक्षरता प्रतिशत क्या होगा, तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है अमीन भर्ती परीक्षा में 2016। ठीक है, अब देखिए अगर सम्मिलित लिखा था तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि हमें क्या करना, लेकिन लिखा क्या है, अब की बार औसत है ना, हमने सम्मिलित को क्या कह दिया, दोनों जिलों का सम्मिलित का मतलब औसत, तो कितना हो जाएगा 52 + 46 बटे 2, तो कितना हो गया 6 2 8 और 5 4 9, तो कितना हो जाएगा सम्मिलित साक्षरता प्रतिशत कितना हो गया 49%। ठीक, अगले देखिए अगले क्वेश्चन में आइए हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि गोपिका 4 सेंटीमीटर की रेखा को, सवाल क्या कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर की रेखा को क्या नापती है, 4.01 सेंटीमीटर, 4.1 सेंटीमीटर, 4.1 सेंटीमीटर नाप करती है। तो नाप में गलती का प्रतिशत है ना, 4 सेंटीमीटर की रेखा को क्या नापती है, 4.1 नापती है, तो प्रतिशत त्रुटि निकालना है, मतलब कितना गलत कर रही है। तो प्रतिशत त्रुटि कितना ज़्यादा नाप रही है, 0.1 ज़्यादा नाप रही है, कितने से, 4 से, प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, 4 से काट देंगे 25 और ये कितना हो जाएगा 2.5% की गलती कर रही है। ठीक है, तो ये आसान से क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को हमें देखना है। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं कि आइए हम लोग अगले सवाल में देखते हैं। ये भी अमीन परीक्षा में पूछा गया था 2016 के एग्जाम में। अगला सवाल भी बहुत आसान, क्या कह रहे हैं कि x का 65% किसके बराबर है, y का 13% के बराबर है। यदि y बराबर 2000 दिया हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी आपका जूनियर इंजीनियर में पूछा गया है। ये बहुत आसान, देखिए क्या लिखा हुआ, x का 65% तो 65/100 हो जाएगा, y का 13% तो 13/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 13 25 65। इसका मतलब 5x बराबर किसके हो जाएगा, y के। और आपको सवाल में y का मान दिया गया है, y का मान कितना है 2000, तो x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 2000/5, तो 5 से काट लेंगे तो x का मान कितना हो गया 400।
ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये परसेंटेज के टॉपिक से रिलेटेड, जब हम परसेंटेज बहुत ही शुरुआती स्तर में रहते हैं तो उस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है, यदि राजू विजय से 20% अधिक आय कमाता है। क्या कह रहे हैं, राजू विजय से 20% अधिक आय कमाता है। ठीक है, तो आपको बताना है विजय द्वारा राजू की आय की तुलना में कितने प्रतिशत है। तो आपको बताना है विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में अर्जित आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, अब देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, हैं? फिट, ठीक है। राजू विजय से 20%, देखिए सबसे आसान टाइप के क्वेश्चन है। 20% को हम भिन्न में लिखेंगे 1/5, है ना। अधिक आय कमाता है, इसका मतलब 5 पर 1 ज़्यादा, तो किसी व्यक्ति की आमदनी 5 होगी, दूसरे व्यक्ति की आमदनी कितनी होगी, 6। अब ये हमें डिसाइड करना है कि 5 किसकी होगी और 6 किसकी होगी। राजू विजय से 20% ज़्यादा कमाता है, जो राजू है ठीक है वो विजय से 20% ज़्यादा कमाता है, तो इसका मतलब विजय की कम होगी, राजू की ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं इस सवाल में, विजय द्वारा अर्जित आय, ठीक है, राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, तो आप देख रहे होंगे कि राजू की आय 6 है, विजय की 5 है, तो कितना कम है, 1 कम है। कितने से, 6 से, है ना। तो जो भी से वाली बात रहती है उसे नीचे लिखते हैं। परसेंटेज में बनाना है, 100 से गुणा करेंगे तो 50/3%, या फिर इसे आप लिख सकते हो 16 सही 2/3% कम है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। अगला एक और अच्छा सवाल है। ठीक है, तो इन सवालों के बहुत सारे क्वेश्चन से रटने वाले ये सबसे आसान तरीका है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में लिखा है कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है गणना पर्यवेक्षक। अब देखिए इस तरह के सवाल हम करने के लिए क्या है, 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो साफ साफ लिखा है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो हम तीसरी संख्या को मान लेते हैं कि तीसरी संख्या कितनी है, 100। ठीक है, पहली संख्या 30% और 37%, अगर ये 30% कम है तो कितनी होगी, 70। अगर ये 37% कम है तो कितनी हो जाएगी आपके पास, 63। ये बात आपको समझ लेना है थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 30%, तीसरी संख्या से 30% कम तो 70, 37% कम है तो कितना हो गया, 63। अब आपको बचाना क्या है, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, आप देख पा रहे होंगे कि पहली संख्या से दूसरी संख्या
7 कम है कितने से, पहली संख्या से। जो भी से वाली बात रहती है उसे हमेशा नीचे रखते हैं, परसेंटेज में बनाना है। 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। इसका मतलब कितना कम है, 10% कम है। कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं आयत की लंबाई और चौड़ाई से रिलेटेड। ये भी एक बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो परसेंटेज में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि आयत की लंबाई जो थी, आयत की लंबाई 12%, ठीक है, और चौड़ाई कितनी बढ़ाई गई है, चौड़ाई 10% बढ़ाई गई है। ठीक, तो बताना है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है गणना पर्यवेक्षक के एग्जाम में। क्या पोजीशन चल रही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए ये बहुत ही आसान तरीके के क्वेश्चन हैं। इसमें आपको समझ लेना है, एक फार्मूला बेस्ड भी तरीका होता है और एक कॉन्सेप्ट वाला तरीका है। मैं दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन में बता देता हूं कि फार्मूला बेस्ड कैसे लगाएंगे और शॉर्टकट तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड। देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्या रहेगा, वो आपका चाहे आयत आए, चाहे वर्ग आए, चाहे समचतुर्भुज आ जाए, घन आ जाए, घनमूल आ जाए, ठीक है, बेलन आ जाए, शंकु आ जाए, कुछ भी आएगा तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक, तो एक देखिए जो यहाँ पे फार्मूला बेस्ड शॉर्टकट है उसमें क्या करते हैं, अगर आपको दो चीज़ें दी गई, पहली लंबाई दी गई है, दूसरी चौड़ाई दी गई, पहला प्लस दूसरा प्लस पहला गुणे दूसरा बटे 100। अब लेकिन इस फार्मूले को लगाते समय एक बात का हमें ध्यान रखना है, अगर लंबाई क्या कह रहे हैं बढ़ाई गई है प्लस में रखेंगे, अगर चौड़ाई घटाई गई है तो माइनस में रखेंगे ना। तो यहाँ पे लंबाई 12% बढ़ाई गई तो ये भी प्लस में रखेंगे, चौड़ाई ये भी 10% बढ़ाई गई तो ये भी प्लस में रखेंगे। अगर कह देते कि लंबाई बढ़ाई गई चौड़ाई घटाई गई तो फिर एक चीज़ माइनस में हो जाती। तो 12 और 10 कितना हो गया 22, 0 से 0 कटेगा, ये 1.2, तो फाइनली कितना आ जाएगा 23.2% की क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है आपके पास। दूसरे तरीके में कैसे करते हैं, दूसरा तरीका भी बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि ये वाला तरीका क्या, जब भी आप घन घनाभ में लगाएंगे तो कैलकुलेशन बढ़ा देता है। या फिर अगर इसी सवाल में अभी आपको दे देता कि 12 सही 1/2% की वृद्धि होती और 37 सही 1/2% की वृद्धि होती, तो फिर कैलकुलेशन आप करते रहते 12 सही 1/2 प्लस 37 सही 1/2 प्लस 12 सही 1/2 गुणे 37 सही 1/2/100। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में समय ज़्यादा आपको लग सकता है कई बार। इसीलिए एक और तरीका है जिसे हम कॉन्सेप्ट बेस फार्मूला या कॉन्सेप्ट बेस तरीका कहते हैं। उस तरीके में क्या करते हैं, जैसे लंबाई क्या कह रहे हैं 12% बढ़ाई गई, तो 12% का मतलब क्या हो जाएगा 12/100 होगा। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/25 लिख सकते हैं। अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो पहले कितनी रही होगी और बाद में कितनी हो जाएगी, बढ़ाई गई है तो 25 पे 3 बढ़ गई, तो लंबाई पहले 25 रही होगी और बाद में कितनी हो जाएगी 3 बढ़ के कितनी हो गई 28। ठीक, अब अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 10% बढ़ाई जा रही है, तो 10% का मतलब क्या होगा 1/10। इसका मतलब पहले चौड़ाई 10 रही होगी, बाद में 1 बढ़ गई होगी, तो 10 पर 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें तो ये हमारे पास लंबाई हो गई और ये हमारे पास क्या हो गया चौड़ाई। अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो पहले क्षेत्रफल कितना रहा होगा 250 और बाद में क्षेत्रफल 10 पर 1 बढ़ गया, तो 10 पर 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 11, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 और 8 88 और 11 दूना 22 और 8 मिलके कितना हो जाएगा 30। पहले क्षेत्रफल 250 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 308 हो गया। बढ़ गया कि घट गया, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल बढ़ गया। कितना बढ़ गया 58 बढ़ गया, कितने से 250 से। प्रतिशत में बनाना है, हम क्या करेंगे 100 से गुणा, 0 से 0 कट जाएगा,
5 दूनी 10, 5 हम 25, है ना। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 11 और बटे में क्या होगा 5। तो यही हमारे पास आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 5 तियाँ 15 और 23.2% की क्या हो जाएगी वृद्धि। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर कहीं पे यहाँ पे घन की बात करेंगे तो यही तरीका लगाएंगे, कैलकुलेशन आसान रहेगा। ठीक है, कोई समस्या? और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि पेट के एग्ज़ाम के लिए जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, वे कौन कौन से सवाल हैं। ठीक है, अगला सवाल भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑडिटोरियम ए में बैठने की क्षमता बी की तुलना में 150% ज़्यादा। क्या कह रहे हैं, ऑडिटोरियम ए में बैठने की क्षमता बी की तुलना से 150% ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑडिटोरियम ए की तुलना में बी की क्षमता कितने प्रतिशत कम है। तो बताना क्या है आपको, ए की तुलना में बी की क्षमता, अभी हम लोगों ने एक सवाल किया था अर्जित आय वाला, बी की क्षमता कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन किस में आया हुआ, नलकूप चालक। ठीक, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि 150% ज़्यादा है। तो 150% का मतलब क्या हो जाएगा, 150/100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10। इसका मतलब 2 पर 3 ज़्यादा। तो किसी ऑडिटोरियम में 2 हैं तो किसी ऑडिटोरियम में 3 ज़्यादा, तो कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, अब ये पता करना है कि ए कौन सा है और बी कौन सा है। साफ साफ लिखा हुआ ए में बी की तुलना से, तो ए में बी की तुलना से, तो इसका मतलब ज़्यादा वाला ए होगा, कम वाला क्या होगा, बी होगा। यही तो कह रहे हैं, ए में बी की तुलना से 150% ज़्यादा है। तो ए में बी की तुलना से 150% क्या है, ज़्यादा है। ठीक, आपसे पूछा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो ए की तुलना में ऑडिटोरियम बी में बैठने की क्षमता कितने प्रतिशत कम है ना। तो ए की तुलना में बी में कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कम निकालना है या प्रतिशत कमी निकालना है। अगर ए में 5 हैं और बी में 2 हैं तो कितना कम है, 3 कम है। कितने से, ए की तुलना से। तो जो भी से वाली बात रहेगी उसे नीचे लिखते हैं। परसेंटेज में बनाना है, किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत कम है, 60% कम है ना। ये परसेंटेज के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। बाकी जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं तो कल की क्लास में हम लोग सुबह जो 6 बजे से क्लास चलती है, रेगुलर 6 बजे से क्लास है, उस वाली क्लास में हम लोग मिल देंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं वे सारे क्वेश्चंस आप सभी के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से, और अपना ख्याल रखिए। दिन शुभ हो। थैंक यू।